गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ए जेई स्टेट ए जेई और एसएससी जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। और मैंने पहले फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने का सोचा था, बट ड्यू टू सम रीज़न और मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, तो आज मैं आरसीसी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और मैं पहले एक बात आप सबको क्लियर कर दूं कि जो भी मैं ये नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, वो ऑल स्टेट ए, जैसे मैंने पहले ही पेज पे मेंशन कर दिया है कि ऑल स्टेट ए जे और एसएससी एग्ज़ाम के लिए ये नोट्स इनफ होंगे। और आज मेरा ये इंट्रोडक्शन है आरसीसी का। और लेट्स स्टार्ट। इस आरसीसी के इस पूरे जो हमारा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम अपने थोड़ा सा कंटेंट को देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। जितने भी ये ऑल जितना भी ये पूरा कंटेंट है, 13 चैप्टर हैं हमारे पास आरसीसी के। इसको कवर करने के लिए एटलीस्ट 20 टू 30 डेज रिक्वायर्ड होंगे हमें कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा। और प्लीज़ कमेंट करना कि अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कंटेंट मेरे पास इतना है कि कोई भी स्टेट एजी और एसएससी का एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो। जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उनसे आप जो पेड आपको कोर्स मिलते हैं, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और कुछ टाइम के बाद मैं अपना जो टेलीग्राम का क्यूआर कोड या जो भी मैं प्रोवाइड कर पाए वो कर दूंगा, और वहाँ पे आपको ये पीपीटी वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। तो जो हम यहाँ पे अपना कंटेंट जो इस आरसीसी में कवर करेंगे वो बेसिक इंट्रोडक्शन 1 से 2 लेक्चर में हो जाएगा। उसके बाद हम अपना बीम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे जो एलएसएम से करेंगे। उसके बाद शेयर डिज़ाइन, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, टॉर्शन डिज़ाइन, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ है ये ऑल रिलेटेड टू बीम डिज़ाइन होगा। सिक्स्थ आ गया स्लैब डिज़ाइन, फिर कॉलम डिज़ाइन, फिर फुटिंग डिज़ाइन। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बीम डिज़ाइन डब्ल्यूएसएम से होगा, फिर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट होगा, वाटर टैंक डिज़ाइन होगा, रिटेनिंग वॉल एंड स्टेयरकेस डिज़ाइन। तो ये पूरा कंटेंट हम अगर कोई कॉलेज में है तो वो भी देख सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इजी टू अंडरस्टैंड होगा। और लेट्स स्टार्ट। हमारे पास आरसीसी की फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आरसीसी। आरसीसी स्टार्ट किसने की थी? फ्रांस क्योस कॉग्नेंट, जो कि एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे 19th सेंचुरी में। और वो पहले पर्सन थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज आयरन रेनफोर्स कंक्रीट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। And in 1853 he constructed the first iron reinforced concrete structure which was 4-story house in Paris। और आपको ये एक तो नाम इम्पोर्टेंट है, ये नाम थोड़ा सा याद रखना है। ये एक तो एसएससी पीवाईक्यू में ये मैंने नाम देखा था, ये नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और ये आप नाम जो जो भी चीज़ें पीवाईक्यू के रिलेटेड होंगी वो उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा और आप थोड़ा सा उस पे ध्यान रखना। और ये फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने आयरन रेनफोर्स कंक्रीट यूज़ की थी फॉर कंस्ट्रक्टिंग 4-story बिल्डिंग इन पेरिस। एंड नेक्स्ट ये हमारे पास एक कंप्लीट लाइन डायग्राम है हमारे पास। जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें क्या होगा कि एक तो हमारे पास रेड पेन यूज़ करते हैं। हाँ, एक एक हमारे पास क्या होगा, एक होगा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और दूसरा होगा फ्रेम स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो मैक्सिमम हम बनाते हैं वो एक तो ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 फ्लोर, एक तो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा प्लस 2 फ्लोर, ये 3 फ्लोर के लिए हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मीन्स हम वहाँ पे जो उस
किसी भी बिल्डिंग की वॉल जो लोड अगर कैरी कर रही हैं तो हम उसको कहते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है उसकी जो वॉल है वो 9 इंच की होती है। ये भी एक PYQ में आया हुआ है कि 9 इंच की वॉल यूज़ होती है। PYQ में क्वेश्चन था कि कितनी इंच की वॉल यूज़ होती है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में, तो 9 इंच की वॉल यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड इज फ्रेम स्ट्रक्चर। ये आ गया फर्स्ट एंड ये आ गया फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या आता है कि मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती हैं उनको जो बनाया जाता है वो फ्रेम स्ट्रक्चर से बनाया जाता है, जिसमें बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग एंड स्टेयरकेस इनका डिज़ाइन किया जाता है। और यहाँ पे जो वॉल होती हैं, लोड इज कैरिड आउट फ्रेम, जो भी ये बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग ये लोड को कैरी करते हैं। वॉल ओनली वर्क एज पार्टीशन, जो वॉल होगी वो एज ए पार्टीशन काम करेगी। यहाँ पे जो डिज़ाइन होता है वो पहले स्लैब का डिज़ाइन होता है, फिर बीम का डिज़ाइन होता है या वी कैन से मेन बीम, आफ्टर दैट कॉलम, आफ्टर दैट फुटिंग एंड सॉइल का तो सॉइल मैकेनिक्स में टेस्ट होते हैं टू चेक द लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल जहाँ पे हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये एक कंप्लीट जो है एक लेआउट है। दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है एंड सेकंड इज फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर G+2 फ्लोर के लिए होता है और इसके 9 इंच की वॉल होती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसमें इतना ही है कि एक 9 इंच की वॉल आप थोड़ा सा याद रखेंगे एंड कितने फ्लोर होते हैं, और जो लोड कैरी करती है वो डायरेक्टली वॉल कैरी करती है, बट यहाँ पे वॉल कैरी नहीं करती हैं फ्रेम स्ट्रक्चर में। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ ये ऐसे एक कॉलम बन जाते हैं, कॉलम के ऊपर बीम बन जाती हैं, फिर अगर ऊपर उसकी अगर हाई राइज है तो एज पर रिक्वायरमेंट वो हाई राइज के लिए भी जाते हैं। बट अगर यहाँ पे लोड बेरिंग है तो वहाँ पे वॉल भी होगी, बट इसमें वॉल नहीं होगी। वॉल होगी, फ्रेम स्ट्रक्चर में भी वॉल होगी, ऐसा नहीं है कि वॉल नहीं होगी, बट वो एज ए पार्टीशन काम करेगी, वो लोड बेयर नहीं करेगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन है तो बेसिक चीज़ें पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि RCC में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक बीम स्ट्रक्चर है, बीम है जिसका फ्रेम बनाया हुआ है यूज़ करने के लिए साइड के ऊपर। और यहाँ पे जो बीम है ये वाली जो बार हैं इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार। एंड थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने नोट्स में लिख लो कि ये जो बार हैं ये आगे लॉन्गिट्यूडनल बार, और ये जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है इनको हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बोलते हैं, इसको कहते हैं रिंग्स भी, इसको जो साइड पे बोलते हैं। जब साइड पे काम होता है तो वहाँ पे रिंग्स भी बोलते हैं, और इसको कॉलम के अंदर लेटरल टाइज बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे इसको स्टीरअप्स बोलते हैं। और ये जो मेन बार है यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये जो मेन बार आ रही हैं इनको हम कहते हैं मेन बार। ये वाली बार है, ये आ गई मेन बार। और यहाँ पे ये जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये ऐसे जो लगी हुई है इसको कहते हैं स्टीरअप्स। बीम के अंदर इसको स्टीरअप्स कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो लेंथ वाइज जो लंबी बार पड़ी हुई है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार, और जो ये ऐसे जो ये रेक्टेंगल शेप में है इसको स्टीरअप्स कहते हैं। और आप एक और चीज़ अपने नोट्स में ऐड कर देना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो मिनिमम डाया ऑफ बार यूज़ होता है बीम में वो 12 mm होता है। 12 mm सॉरी 12 mm नहीं होता, 10 mm होता है। 10 mm से कम जो है डाया ऑफ बार प्रोवाइड नहीं होता है बीम के अंदर। इससे कम डाया ऑफ बार हम प्रोवाइड नहीं करते एज ए
लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए। और मेन बार जो ये ट्रांसवर्स और जिसको हम रिंग्स और स्टीरियप्स कहते हैं, इसके लिए कम डायफ बार भी साइड पे यूज़ हो जाता है, बट जो लॉन्गिट्यूडनल बार हैं उसके लिए मिनिमम 10 mm डाया ही यूज़ करते हैं। इसको अभी हम लिख लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार। एंड जो ये वाली हैं इनको कहते हैं स्टीरियप्स, इनको कहते हैं स्टीरियप्स। और यहाँ पे आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉलम। बीम और कॉलम ऑलमोस्ट सिमिलर तो नहीं है, बट समझने के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल बार है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल बार आ गई ये, और जो इसकी लेटरल बार है जो यहाँ से ऐसे हमने इसमें प्रोवाइड की हुई है अपने कॉलम में, तो जो ये ऐसे प्रोवाइड है इसको हम कहते हैं, इसको कहा जाता है लेटरल टाइज। कलर थोड़ा सा दूसरा यूज़ कर लेते हैं, इसको कहा जाता है लेटरल टाइज। और हम यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं कि किसको लेटरल टाइज कहा जाता है, किसको इसको कहते हैं लेटरल टाइज। ये आ गया हमारे पास लेटरल टाइज, और ये आ गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बार। गाइस अगर आपको कुछ समझ ना आए, आप कमेंट कर सकते हो, बट इजी टू अंडरस्टैंड है, एज सच कुछ मुश्किल नहीं है। इंट्रोडक्शन है इसका, हम बीम कॉलम स्लैब डिज़ाइन सब कुछ डिज़ाइन भी देखेंगे, आगे भी इनको डिटेल में देखेंगे। इनकी 6 बार क्यों है, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 बार हैं, इस साइड 3 बार हैं, ये क्यों है, कैसे हैं, मिनिमम कितनी होती हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात हम और लिख लेते हैं, जो मिनिमम डाया ऑफ बार यूज होता है कॉलम में इज 12 mm। 12 mm मिनिमम डाया ऑफ बार यूज होता है कॉलम के अंदर। ये आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मिनिमम डाया ऑफ बार कितना होता है, तो वो 12 mm होता है कॉलम के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं फुटिंग को। फुटिंग का भी हम जब डिज़ाइन देखेंगे तो तब हमें थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये शॉर्टर स्पेन और लॉन्गर स्पेन 2 टाइप ऑफ बार प्रोवाइड की जाती हैं फुटिंग के अंदर। और जब ये 2 टाइप ऑफ बार प्रोवाइड की जाती हैं, इसके नीचे एक कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया जाता है। सेम इसके नीचे भी कॉलम के साइड पे भी और बीम के साइड पे भी, वो मैं आपको आगे उनकी वैल्यू कंप्लीट बताऊंगा, एज पर IS कोड से बताऊंगा। तो ये यहाँ पे LX इसको मान लेते हैं और इसको LY मान लेते हैं। एक लॉन्गर स्पेन हो गया, एक शॉर्टर स्पेन हो गया। ये हम आगे इन डिटेल हम इसको भी देखेंगे, और इसमें भी हम यहाँ पे एक नोट ऐड कर देते हैं। ये नोट बहुत, ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, मिनिमम डाया बार इन फुटिंग इज 10 mm। आप अगर कोई कोड सॉरी अगर आपको कोई पेड कोर्स परचेज करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म से, सेम कंटेंट आपको मिलेगा जो मैं यहाँ पे फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड उसके आगे हम देखते हैं स्लैब। स्लैब में भी हम इन डिटेल इसको भी देखेंगे। आप इसमें भी एक लॉन्गिट्यूडनल बार होते हैं, इसमें भी LX LY होते हैं। वो क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम डाया ऑफ बार इसमें भी 10 mm ही यूज़ होता है। एक कॉलम में मिनिमम डाया ऑफ बार 12 mm यूज़ होता है। उसको छोड़ के जितने भी बीम फुटिंग स्लैब, इनमें 10 mm बार ही यूज़ होता है मिनिमम। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ गई। 2 टाइप ऑफ स्टील, जनरली 2 टाइप ऑफ स्टील यूज़ होती हैं। पहले यूज़ होती थी HYSD। HYSD FP 250, FP आ गया आयरन, और 250 आ गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ जो है वो इसके आगे 250 250 इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ।
फॉर माइल्ड स्टील के लिए, बट ये आज यूज़ नहीं होती है। एंड सेकंड हमारे पास आ गई HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। इसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म भी आती है, ये आप लिख लें, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार स्टील। और जो इसमें Fe तो आयरन ही आ गया, और 415 500 550 ये सब क्या है, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जो कि आफ्टर इसको डिज़ाइन किया जाता है, जब बनाया जाता है तो तब इसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ निकाली जाती हैं, और यहाँ पे एक मैकेनिकली रिब्स इसके ऊपर प्रोवाइड की जाती हैं। मेन डिफरेंस इसमें फर्स्ट यही है कि जब हम माइल्ड स्टील यूज़ करते थे तो जब टेम्परेचर में वेरिएशन आता था तो वो होल्ड नहीं कर पाता था कंक्रीट को, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन बार है, बट यहाँ पे रिब्स हैं। ये मैकेनिकली इसके ऊपर बनाई जाती हैं क्योंकि ये एक अच्छा बॉन्ड बना लेता है कंक्रीट के साथ में। तो इसमें जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ HYSD की बहुत ज़्यादा होती है माइल्ड स्टील से, बट यहाँ पे जो माइल्ड स्टील है इसकी जो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी में माइल्ड स्टील इज मोर। माइल्ड स्टील में जो डक्टिलिटी है, माइल्ड स्टील में जो डक्टिलिटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू HYSD। डक्टिलिटी जो यहाँ पे होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू HYSD के कंपैरिजन में जो डक्टिलिटी होती है इसमें वो एक सेकंड, थोड़ा सा लैग कर रहा है। थोड़ा सा हैवी लोड हो जाता है मेरे लैपटॉप में, बट होता नहीं है, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। और यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हम आ गया। और हमारे पास कितने साइज ऑफ स्टील बार हैं हमारे पास अवेलेबल इस टाइम मार्केट में, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसके आप इमेज में देख सकते हो। एंड जो मिनिमम डायफ बार यहाँ पे अवेलेबल है अभी मार्केट में वो 6 mm है, एंड मैक्सिमम 150 है। और जब आप साइड पे जाते हो, या ऐसे ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब हम स्टील बार की का वेट कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला है d² डिवाइडेड बाई 162। जब हम इसका वेट कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो आएगा आंसर आएगा वो kg पर मीटर के अंदर आएगा। और जो स्टैंडर्ड लेंथ हम ले रहे हैं एक स्टील बार की जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो 12 मीटर होती है। एंड अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो अप्रॉक्सीमेट 39 पॉइंट समथिंग आता है, बट 40 फीट 40 फीट की बार अवेलेबल होती है एंड 12 मीटर की होती है। और जब हमारे पास जो डी है वो है डायफ बार जो मार्केट से अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर हमारे पास 10 mm ऑफ डायफ बार है, और यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हमारे पास 10 mm डायफ बार है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 162। और फॉर एग्जांपल हम इसको कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बार है जो 12, उसकी जो लेंथ स्टैंडर्ड लेंथ है वो 12 मीटर है, तो एक बार आ गई और 12 मीटर इसकी लेंथ आ गई। तो जो इसका आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 100 डिवाइडेड बाई 162 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 12।
तो जो एक बार है हमारे पास उसका वेट आ गया 7.40 kg पर मीटर। kg 7.40। अगर हमारे पास 12 मीटर लेंथ की बार है, वो एक बार है, तो उसका जो वेट निकला वो 7.40 निकला। तो ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 की जगह 10 होती, तो हम मल्टीप्लाई 10 कर देते डिवाइड बाई 162 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12। तो इसका जो वेट आ रहा है वह है 74 kg। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर हमारे पास, आई होप आपको समझ आ रही होगी, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड लेंथ की कंप्लीट स्टैंडर्ड लेंथ की बार है जिसकी लेंथ है 12 मीटर, और वो 12 मीटर ही होती है, बट मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ, और जो नंबर ऑफ बार है हमारे पास वो 10 है, तो उनका जो टोटल वेट आएगा वो 74 kg आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेम लेंथ अगर फिट में है, तो आप यहाँ पे अगर सेम लेंथ आपके पास फिट में है तो आप 162 की जगह, एक मिनट में आपको लिख के बता देता हूँ, अगर सेम लेंथ आपके पास फिट में है तो आप यहाँ पे 162 की जगह 533 रख लेंगे, एंड जो 12 है उसकी जगह 40 रख देंगे। सिंपल, और दोनों को हम चेंज कर देंगे और सिंपल सी कैलकुलेशन है, और यहाँ पे आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। ये फिट के अंदर आ जाएगा, ये यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, ये फिट के अंदर आ जाएगा। जो लेंथ ली है हमने, लेंथ इन फिट में ली है, तो सेम आंसर इससे भी आ जाएगा और सेम आंसर इससे भी आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट सेम आंसर आ सकता है। एंड आई होप आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, तो अगर कुछ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर फेस करनी पड़ी हो तो उसके लिए सॉरी, बट मैं ये जो सेशन है ये अपने कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट कर दें। अगर आपको कुछ डाउट है वो कमेंट कर दें। अगर आपको लगता है मुझे कंटेंट मेरे पास बहुत है, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो आप भी मुझे बता सकते हैं। मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, बट ऑनलाइन ये मैं अपने चैनल पे अभी ये फर्स्ट वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो उसके लिए मेरे लिए सॉरी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे और क्या करना चाहिए। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।